नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम प्रक्षेप्य पथ का अध्ययन करेंगे। प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है? मान लीजिए किसी पिंड को बिंदु O से क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में वेग u से थ्रो किया जा रहा है। वेग u से थ्रो किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। तब हम देख सकते हैं कि इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक को निकाला जा सकता है। तब हम लिख सकते हैं वेग u का क्षैतिज घटक इक्वल टू, हम लिखेंगे ux, तो ux इक्वल टू u cos थीटा। इसी प्रकार वेग u का ऊर्ध्वाधर घटक यदि हम ui लिखें तो ui इक्वल टू u sin थीटा। मान लीजिए जब इसको u वेग से फेंका गया तो t समय पश्चात यह अपने पथ से होता हुआ बिंदु A पर पहुंचता है, जहां का निर्देशांक xy है। चूंकि xy प्लेन में हमने दर्शाया है, तो बिंदु A का निर्देशांक अगर xy है मीन्स क्षैतिज दिशा में यह x दूरी तय करता है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में यह y दूरी तय करता है t समय पश्चात। तो यदि हम ये दूरी निकालें तब t समय पश्चात या t समय में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी यदि x है तो x इक्वल टू, भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहाँ चूंकि चाल क्या है? ux है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने इसको थ्रो किया तो आपको पता है कि यदि प्रक्षेप्य गति है तो केवल वह गुरुत्व के अधीन ही गति होती है। मीन्स केवल उस पर गुरुत्व बल लगता है, यानी नीचे की ओर केवल जो त्वरण लगता है वो गुरुत्वीय त्वरण ही लगता है, बाकी कोई भी त्वरण उस पिंड पर कार्यरत नहीं है, क्योंकि वह केवल गुरुत्व के अधीन गति है। तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू निकालें, यानी कि क्षैतिज दिशा में यदि दूरी निकालें कि कितना दूरी वो तय किया, तो चूंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, यानी एक समान चाल से वो चल रहा है या एक समान वेग से चल रहा है, तो x अगर निकाला जाए तो चूंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग मीन्स ux और इंटू समय t, या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, या लिख सकते हैं यदि हम समय निकालें तो t इक्वल टू x बाई u cos थीटा। इसे हम मान ले रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए, अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में देखें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर तय की दूरी निकाली जाए तो चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण भी कार्यरत है नीचे की ओर, तो अब यहाँ पे अगर वेग देखें जो कि यहाँ पे v था, यानी vx जो लिखे हुए हैं, चूंकि vx ये है और ये vy है, जो vx लिखे हुए हैं तो vx की वैल्यू चूंकि क्षैतिज दिशा में हमने देखा, यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, ux और vx क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण कार्यरत नहीं है। तो इसका मतलब x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जाते जाते पिंड का जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो vy हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g भी कार्यरत है। तब अगर गति का समीकरण हम देखें इसके लिए, इस दूरी के लिए, तो हम गति का द्वितीय समीकरण लगा सकते हैं।
क्योंकि द्वितीय समीकरण क्या है, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, अगर ये दूरी क्या है u y, ये y है, तो y इक्वल टू क्या होगा, देखिए अगर ये चली गई दूरी क्या है y है, तो आपको पता है y इक्वल टू यानी s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए टी, ये y कर दीजिए इसको, ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई क्या है वहाँ पे, g है, यानी यहाँ पे हम g माइनस में लिख देंगे, यानी y इक्वल टू यू वाई की वैल्यू आपने निकाला, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये हो गया यू साइन थीटा इंटू टी, और माइनस हाफ, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऊपर की ओर पिंड जा रहा है, ए वाई की जगह क्या हो जाएगा g हाफ जी टी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम t को एलिमिनेट करें, t को हटाएं, चूंकि t की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है x बाई यू कास थीटा, हम केवल x और y में फॉर्म में निकालना चाहते हैं, चूंकि x और y हम देखेंगे तो वहाँ से आपको ट्रैजेक्टरी मिलेगी, इसका पाथ मिलेगा। तो समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए, क्या आएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी इक्वल टू वैल्यू है एक्स बाई यू कास थीटा, एक्स बाई यू कास थीटा, और माइनस हाफ जी, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स बाई यू कास थीटा, यानी यहाँ टी स्क्वायर है, एक्स बाई यू कास थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लिख सकते हैं y इक्वल टू यू साइन थीटा यू कास थीटा, यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कास थीटा मीन्स टेन थीटा, इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू यक्स, ये अलग अलग हैं, माइनस हाफ देखिए जी यक्स स्क्वायर बाई यू कास थीटा, यानी हम लिख सकते हैं हाफ जी बाई यू कास थीटा का होल स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं बाई ऐसे हाफ जी बाई यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस समीकरण को अगर देखा जाए, इसे हम थर्ड कर दे रहे हैं, इस समीकरण को देखा जाए तो यह समीकरण y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के स्वरूप का है, और ये वास्तव में जो समीकरण y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यह एक परवलय का समीकरण होता है। तो ये जो देख रहे हैं y इक्वल टू, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का, इस स्वरूप का है। और ये समीकरण किसका है, परवलय है, जो कि परवलय का समीकरण है, यहां से सिद्ध होता है। अतः ये जो प्रक्षेप्य का पथ है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, परवलय को प्रदर्शित कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ध्यान दीजिए कैसे किया गया है। मान लिया है कि कोई पिंड है, उसे बिंदुओं से एक्स वाई प्लेन में, या कहिए कि ऊर्ध्वाधर प्लेन में क्षैतिज से थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित किया जा रहा है।
तब इसके वेग को हम दो फॉर्म यानी दो घटक में वियोजित कर सकते हैं। एक क्षैतिज घटक कितना आएगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा आएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, t समय पश्चात मान लीजिए एक बिंदु A पर पहुंच गया जिसका निर्देशांक क्या है x y है। मीन्स क्षैतिज दिशा में x दूरी तय किया है और ऊर्ध्वाधर दिशा में y दूरी तय किया है। तो x दूरी अगर तय किया क्षैतिज दिशा में, चूंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, तो क्षैतिज दिशा क्या है, क्षैतिज दिशा में जो वेग है वो हर जगह समान होगा, यानी ux जो है वो vx भी होगा, यानी ux इक्वल टू क्या होगा vx, दोनों क्या होंगे एक ही होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर हम दूरी निकालें कि x दूरी कितनी t समय में कितना x दूरी जो चला वो कितना हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल क्या है यानी क्षैतिज वेग क्या है ux इंटू समय कर दिया, जिससे x निकल गया। तो यहाँ से हमने t को निकाल लिया, यानी t की वैल्यू क्या हो गई x बाई u cos थीटा। इसी प्रकार अगर हम गति का द्वितीय समीकरण लेकर के हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालें तो वहाँ पे आ रहा है y इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ये y जो है वास्तव में क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि जो प्रक्षेप्य गति होती है वह केवल गुरुत्व के अधीन गति है, इसमें कोई अन्य त्वरण कार्य नहीं है, कोई भी अन्य त्वरण कार्यरत नहीं है। तो ये y की जगह क्या हम लिखेंगे t। अब चूंकि हम जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा है पिंड बल्कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो g का मान हमने क्या किया यहाँ पर निगेटिव के साथ लिख दिया। तो इस तरह से आपको y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर मिल गया। अब ये जो समीकरण है इसमें अगर t को हम एलिमिनेट करें, यानी कि समीकरण 1 से t का मान अगर सेकंड में रख दिया जाए तो यहाँ से आपको ये वाला समीकरण मिल जा रहा है आसानी से। और ये समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, जो कि क्या है परवलय का समीकरण है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रक्षेप्य का पथ है वो क्या है परवलयाकार है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, देखिए उड्डयन काल है क्या है कि जब हम किसी पिंड को प्रक्षेपित करते हैं तो प्रक्षेपित करने के बाद जितने समय तक वह पिंड हवा में रहता है, अर्थात प्रक्षेपित करने के बाद जब तक वह पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता, उतना समय जो है पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पिंड को प्रक्षेपित करने के बाद तथा उसके पृथ्वी तक वापस लौटने तक जितना समय वह वायु में रहता है, हवा में रहता है, वह पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मान लीजिए हमने पिंड को जो है यहाँ u वेग से थ्रो किया है थीटा एंगल पर, और पिंड जो है मैक्सिमम हाइट जो तय कर रहा है वहाँ तक जाने में स्मॉल t समय लग लेता है। तो अब यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में t समय लिया और उस समय उसका जो क्षैतिज वेग है वो ux है, जो कि क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग दोनों क्षैतिज वेग में चाहे वो t समय पश्चात देखें चाहे वो पहले देखें, क्योंकि इधर कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है, तो वह वेग हमेशा क्या बना रहेगा समान बना रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर वेग देखें तो चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है एक त्वरण भी कार्य कर रहा है, कौन सा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण, तो इसके कारण क्या होगा कि u y का मान हमेशा बदलता रहेगा। तो यदि हम इस बिंदु पर निकाल लें कि यह t समय कितना लगा, यानी मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगा वो निकाल लें, तो हम क्या कर सकते हैं जब वो निकाल लेंगे तो चूंकि जितना समय यह जाने में लगेगा यानी ऊंचाई पर जाने में लगेगा उतना ही समय उसको आने में भी लगेगा। तो हम यदि उसका डबल कर दें, दुना कर देंगे, तो हमें फ्लाइट टाइम निकल आएगा, उड्डयन काल जो है हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए कि यह जो बिंदु P है प्रक्षेप्य का जो है मैक्सिमम हाइट है, तब बिंदु P तक जाने में यदि t समय लगता है
तो गति का प्रथम समीकरण लगा दीजिए। गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो वी वाई है इसको निकाल लेते हैं। वी वाई यहाँ पे वास्तव में क्या आएगा, चूंकि मैक्सिमम हाइट है, अब यहाँ से ऊपर ये पिंड नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। कौन सा वेग, ऊर्ध्वाधर वेग, यानी वी वाई का मान शून्य हो गया। यू वाई वही रहेगा। ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए वाई मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि गुरुत्व के अधीन ही केवल गति हो रही है। जब भी प्रक्षेप्य गति होती है इसका मतलब है कि जो गति है वो केवल गुरुत्व के अधीन है, यानी ए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी। और चूंकि पिंड को ऊपर थ्रो किया गया है, इसका मतलब क्या है कि ए वाई का मान हम किस में लिखेंगे, माइनस जी लिख कर देंगे, इंटू टी कर देंगे। तो लिखेंगे उच्चतम बिंदु पर वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अतः 0 इक्वल टू यू वाई मीन्स यू साइन थीटा, और माइनस ए वाई की वैल्यू जी इंटू टी, या यहाँ से देख सकते हैं जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, या टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। अब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, इस ऊंचाई तक जाने में समय लगा, तो उतनी ऊंचाई गिरने में भी वही समय लगेगा। अतः पिंड का उड्डयन काल t इक्वल टू 2t, या t इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा अपान जी। ये आ गया पिंड का उड्डयन काल। मेन से हुआ कि पिंड को जब से थ्रो किया गया है और जब पिंड यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी जब तक वह वाई में रहा तब तक का समय उड्डयन काल कितना हो गया, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, ये महत्तम ऊंचाई क्या होती है, जब कोई पिंड को यदि हम प्रक्षेपित करते हैं, यानी प्रक्षेप्य गति में लाते हैं, तो पिंड द्वारा प्राप्त जो मैक्सिमम ऊंचाई है उसे हम पिंड द्वारा प्राप्त यानी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई कहते हैं। इसका मान कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चूँकि पिंड जो महत्तम ऊंचाई प्राप्त कर रहा है वह ऊर्ध्वाधर वेग के कारण ही प्राप्त कर रहा है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में हमेशा जो है गुरुत्वीय त्वरण जी कार्यरत है। तब अगर हम गति का तृतीय समीकरण लगा दें, गति के तृतीय समीकरण लगा दिया जाए तो क्या होगा, आपको वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई इंटू एच, या वैल्यू रख दिया जाए। चूंकि महत्तम ऊंचाई पर वी वाई का मान क्या हो जाएगा, 0, वैल्यू रख दें, यानी 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, यू वाई आपने निकाला, यू वाई इक्वल टू क्या था, यू साइन थीटा होल स्क्वायर, और माइनस चूँकि गति ऊर्ध्वाधर में ऊपर की ओर है तो ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, यानी जी, यानी 2GH। या यहाँ से देखें तो 2GH इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या G इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G। तो ये एक फार्मूला आ गया एच की वैल्यू के लिए।
एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस थीटा की वैल्यू कितना रखा जाए कि एच का मान मैक्सिमम हो जाए। तो एच मैक्स के लिए यानी एक्स मैक्सिमम के लिए थीटा का मान हमें, जो साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा का मान यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या आना चाहिए, अगर हम इसको 1 कर दें तो एच का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या रखा है 1, और बाई 2g, यानी एक्स मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये एच का मान मैक्सिमम होगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है, अगर हम 90 डिग्री रख देते हैं तो 1 आता है, यानी थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखते हैं तो 1 आता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, ऐसे देखिए, तो ये पिंड ऊर्ध्वाधर ऐसे गति करेगा और फिर इसी बिंदु पर आकर वापस लौट जाएगा। और आपने प्रक्षेप्य की परिभाषा जो पढ़ी थी, प्रक्षेप्य गति में ये बताया गया था कि ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में अगर किसी पिंड को फेंका जाता है तो वह प्रक्षेप्य गति कर रहा है। यानी यहाँ प्रक्षेप्य गति का एक कह लीजिए कि एक ये जो प्रक्षेप्य गति तो है, लेकिन एक जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमने थीटा को जो है 90 कर दिया है। ये एक विशेष कंडीशन है, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 रखते हैं तो उस स्थिति में एच का मान क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। प्रक्षेप्य का परास। देखिए प्रक्षेप्य का परास क्या होता है कि कोई भी पिंड अगर प्रक्षेप्य गति में है तो जब तक वह हवा में रहता है, यानी कि उड्डयन काल में जितनी वो क्षैतिज दूरी तय करता है, उस क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कहते हैं या परास कहते हैं। यानी कि प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे ही हम प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। अगर हम परास निकालना चाहें तो इसे हम r से लिखते हैं, यानी ये जो क्षैतिज दूरी इसके चित्र में देखा जाए तो ये यहाँ तक क्षैतिज परास है। यानी प्रक्षेप्य का परास अगर निकालना चाहें तो प्रक्षेप्य का परास इक्वल टू क्षैतिज वेग, यानी क्षैतिज चाल कह लीजिए, वेग और उड्डयन काल। उड्डयन काल आपको पता है क्षैतिज जो वेग है वह समान है, कहीं भी जो है ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इस दिशा में कोई भी त्वरण कार्यरत नहीं होता है। यानी क्षैतिज वेग क्या है, अत्वरित वेग है, यानी हम इसे चाल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्षैतिज वेग कितना है, ये है ux, और उड्डयन काल हम लिखते हैं t से, यानी r इक्वल टू ux इंटू टी, या दिस इक्वल टू ux इक्वल टू हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या होती है 2u साइन थीटा अपान जी। इसको हमने जब उड्डयन काल को पढ़ाया था तो उड्डयन काल टी इक्वल टू आया था 2u साइन थीटा अपान जी आया था। अब यहाँ से देखिए लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कास थीटा अपान जी। देखिए 2 साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और ये वैल्यू जो हो गई ये r की वैल्यू हो गई, यानी कि रेंज जो हुआ परास हुआ वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम r मैक्सिमम देखना चाहें कि r मैक्सिमम कितना होता है,
यानी आर का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इसके लिए साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आर मैक्स अगर देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी के, यू स्क्वायर बाई जी के। तो ये हो गया आर मैक्सिमम। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि अगर हम थीटा के मान को 90 माइनस थीटा लिखें, यदि थीटा के मान को 90 माइनस थीटा लिखा जाए, इस स्थिति में अगर परास जो है आर डैश है, तो आर डैश इक्वल टू लिखा जा सकता है यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी, या आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 90 यानी कि 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ से देखिए साइन 180 माइनस 2 थीटा, यानी साइन 180 माइनस 2 थीटा देखेंगे तो ये भी साइन थीटा, यानी कि देखते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ भी आप वही करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर, देखिए साइन 180 माइनस 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ देखिए अभी अभी आप निकाले हैं कि आर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी ये जो वैल्यू है वास्तव में किसके बराबर है, आर के बराबर है। यानी कि थीटा का मान जो है अगर हम 90 माइनस थीटा लिखें तो भी वही परास आएगा जो कि थीटा पे आ रहा था, यानी थीटा तथा 90 माइनस थीटा दोनों के लिए परास यानी कि आर समान होता है। दोनों ही केस में, दोनों ही दशाओं में क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी दो ऐसे केस आते हैं, दो ऐसे थीटा के मान आते हैं जहाँ पर परास का मान समान आता है। पहला क्या है, अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, यानी 90 माइनस थीटा है तो दूसरा क्या होगा, थीटा होगा। तो इस तरह से थीटा के मान को हम अलग अलग रखते हुए भी आर के मान को समान पाते हैं। अब इसमें थोड़ा और ध्यान दीजिए कि अगर हम थीटा के लिए यह परास पा रहे हैं और 90 माइनस थीटा निकालें तो यही परास मिलेगा, जबकि थीटा का मान अगर 45 रखें, यानी देखिए अगर थीटा का मान जो है यहाँ से ध्यान दीजिए 45 रखें तो आर का मान मैक्सिमम मिलेगा। यानी अगर ये रखें 45 तो आर का मान मैक्सिमम मिलेगा, ये वाला। जबकि अगर ये वैल्यू रखी जाए, अगर ये थीटा है और ये वैल्यू 90 माइनस थीटा है, अगर यह थीटा है और ये वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो दोनों के लिए देखिए परास जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेम मिल रहा है। अब यहाँ देखिए जो आर मैक्सिमम कह रहे हैं इसका मान आ रहा है यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि थीटा का मान कितना रखें, 45। यही रीज़न है, यही कारण है कि अगर कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है और फुटबॉल को लंबी दूरी तक मारना चाह रहा है, लंबी दूरी तक भेजना चाह रहा है, तो वह उसे 45 डिग्री पर किक करता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि फुटबॉल को लंबी दूरी तक
मारने के लिए, लंबी दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री पर किक करता है। तो रीज़न यही है कि उसे लंबी दूरी चाहिए तो 45 के लिए, क्योंकि जो आर मैक्सिमम का मान है वह इस फार्मूले से आ रहा है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से। यदि 2 थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो थीटा का मान कितना आ जाता है, 45 डिग्री आ जाता है। और 45 डिग्री पर अगर किक कर रहा है तो आर जो है मैक्सिमम हमें मिलेगा। ऐसे ही भाला क्षेपण, अगर भाला क्षेपण में खिलाड़ी जो है भाला को बहुत दूर तक फेंकना चाह रहा, थ्रो करना चाहता है, तो वह 45 से कुछ कम एंगल पे थ्रो करता है। यदि हम भाला क्षेपण की बात करें तो उस स्थिति में खिलाड़ी को भाला को 45 से थोड़े कम डिग्री पर, थोड़े कम एंगल पर फेंकना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम 45 डिग्री से फेंक रहे हैं तो चूंकि भाला जो है क्षैतिज में फेंका तो जा रहा है, लेकिन पृथ्वी तल से नहीं फेंका जा रहा है, बल्कि पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से फेंका जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो इस ऊंचाई से अगर फेंक रहे हैं तो यहाँ ध्यान दें, अगर इस ऊंचाई के लिए हम क्षैतिज परास देखें तो इस ऊंचाई पर तो परास इतना आ रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ रहा है भाला तो यह इस बिंदु पर पहुंच जा रहा है। जबकि अगर 45 से थोड़े कम एंगल पर अगर थ्रो करें तो यह थोड़ा पास जो प्राप्त कर रहा है पहले तो कम है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि यह दूरी बढ़ जा रहा है, यानी प्रहास बढ़ जा रहा है। तो यही रीज़न है कि अगर भाला क्षेपण के अगर खिलाड़ी को भाला फेंकना है दूरी तक तो वह 45 से थोड़े कम एंगल पर फेंकता है, जबकि फुटबॉलर जो होता है वो फुटबॉल को अधिक दूरी तक किक करने के लिए 45 डिग्री पर ही किक करता है। अब इसमें आपने देखा, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि प्रक्षेप्य गति क्या है, प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार का होता है, फिर हमने प्रक्षेप्य का उड्डयन काल निकाला यानी कि फ्लाइट टाइम, प्रक्षेप्य का मैक्सिमम हाइट आपने निकाला, फिर प्रक्षेप्य का परास निकाला। तो सिंपल ये था कि हम अगर इसे हम क्षैतिज बिंदु से अगर थ्रो कर रहे हैं, यानी कि क्षैतिज तल से थ्रो कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपने यहाँ पर ये फ्लाइट टाइम निकाला, परास निकाला। मान लीजिए कि हम जो है किसी ऊंचाई से उसे थ्रो कर रहे हैं, जैसे कि ये हाइट है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि थ्रो करने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ से थ्रो कर रहे थे तो इसके लिए तो आपने जो है फॉर्मूले सब निकाल लिए, लेकिन अगर हम यहाँ एच हाइट से, किसी हाइट से अगर इसको थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है हम ऐसे थ्रो करें, हो सकता है ऐसे थ्रो करें, या हो सकता है ऐसे थ्रो करें। तो यहाँ पर अब कई कंडीशन हो जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर परास आपको निकालना है तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, या ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से अगर यहाँ तक वस्तु पहुँच रही है या पिंड पहुँच रहा है तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना होगा, इसका टाइम निकालने के लिए, यानी फ्लाइट टाइम निकालने के लिए, या इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये कहाँ तक जाएगा, इस हाइट को यहाँ से यहाँ तक यानी पृथ्वी तल तक पहुँचने में कितना हाइट इस प्राप्त करेगा, इसको निकालने के लिए हम अलग फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो है केवल गुरुत्व के अधीन ही गति है, तो हम जो है गुरुत्व के अधीन जो भी समीकरण आएंगे, जो 3 समीकरण हमने बताया था गति के समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, उन्हीं का यूज करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमें टाइम निकालना है, फ्लाइट टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करना है, वस्तु यानी जो भी पिंड है यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, तो यह ऊंचाई जो है कितने समय में वह जो है कवर कर लेगी। इसके लिए हमें फार्मूला क्या अपनाना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगा। अब यहाँ से यहाँ तक गिरने में क्या, फ्रीली अगर कोई बॉडी गिर रही है तो उसके लिए क्या है कि यहाँ जो है वेग क्या है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है, तो 0 वेग से गिरना प्रारंभ कर रही है, मतलब उसको गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू 0 है, g जो भी त्वरण है वो g ही रहेगा।
तो यहाँ से अगर ये ऊंचाई h है तो यहाँ ऊंचाई गिरने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, या अगर वेग निकालना है कि किस वेग से यहाँ टकरा रही है तो वो भी निकाला जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर समय हमें पता चल गया कि इतने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरने में जितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उतना ही समय लगेगा, तो अगर समय निकल गया तो हम इसका परास भी बता सकते हैं। तो परास कितना होगा, तो चूँकि हम थ्रो ऐसे कर रहे हैं तो जो भी ये वेलोसिटी होगी, मान लीजिए यू एक्स है, वी एक्स जो भी है, यू एक्स है, तो यू एक्स इंटू फ्लाइट टाइम कर देंगे तो ये आपकी दूरी निकल आएगी। तो ऐसे न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। ओके।